हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप स्टडी कर रहे हैं। मेरे सभी नन्हे-मुन्ने बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो मुझे देख पा रहे हैं। ये वीडियो जो है कुछ अलग है। हमेशा मैं आपको जो है एक स्लेट के माध्यम से पढ़ाता आ रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाता आ रहा हूँ और आज थोड़ा-सा नवाचार किया है, थोड़ा-सा बदलाव किया है और बदलाव ये है कि अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँगा और बहुत से ऑफलाइन विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर फेस नहीं दिख रहा आपका। लो भई फेस दिखा देते हैं। क्या मिलेगा फेस दिखाने का बताओ? चॉकलेट खिलाओगे? ठीक है, तो आपकी कॉलेज आओगे जब चॉकलेट लेके आओगे मेरे लिए। ठीक है? तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की तैयारी हम कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ा और आधुनिक विश्व का इतिहास भी हम पढ़ रहे हैं और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनका पेपर उनका पेपर जो है वो अब 21 तारीख को होने वाला है, प्राचीन भारत इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। तो आई होप आप तैयारी कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में मैं आज जो है लेके आया हूँ आपके सामने मॉडल पेपर, क्योंकि पढ़ लिया होगा आपने काफ़ी कुछ, तो अब एक बार देखने का टाइम है कि भई जो पढ़ा है, वो कहाँ तक हमने पढ़ा है और कितना हमने उसको सीखा है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मॉडल पेपर फर्स्ट है ये प्राचीन भारत इतिहास का। एक-एक प्रश्न हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरी संभावना है कि ये आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आ जाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो आपके क्या है। हुँ, पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से महास्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? महास्नानागार, महास्नानागार का मतलब है कि बड़ा-सा बाथरूम या आप कह सकते हैं बड़ा-सा बाथ टब, यानी जिसमें सिंधुवासी जो है वो सामूहिक रूप से क्या करते थे, स्नान करते थे, सामूहिक रूप से नहाया करते थे उसमें। और मैंने आपको साइज़ भी बताया था कि ये आपके बाथ टब है इस तरह का और लगभग 39 फुट लंबा है विद्यार्थियों ये। लंबाई कितनी है? 39 फुट है ऐसे तो, और ऐसे जो है ये लगभग 23 फुट चौड़ा है और लगभग 7 फीट ये गहरा है। जो बाथटब मिला है, इस बाथटब में उतरने के लिए दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ लगाई गई है इस तरह से। हुँ, इस तरह सीढ़ियाँ लगाई गई है और ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी जब कोई भी धार्मिक उत्सव होता था उनका, त्योहार वगैरह होते थे, तो यहाँ पर सामूहिक रूप से वो स्नान करने के लिए आया करते थे। जैसे अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो पुष्कर झील है अजमेर के अंदर, है ना? तो वहाँ भी लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने जाते हैं। उसके अलावा जो भी नदियाँ हैं, तालाब है, जो पवित्र हैं, वहाँ पर लोग धार्मिक किसी त्योहार पर, उत्सव पर जो है वो जाया करते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। तो इसी तरह ऐसा माना गया कि सिंधुवासी भी जो है, वो प्राचीन समय के अंदर किसी धार्मिक उत्सव या त्योहार पर इस बाथटब में नहाया करते थे, ठीक है? तो इस ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, ये हमें पता करना है। तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एक है कालीबंगा, चन्हुदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो बताओ कौन-सा स्थल है? हाँ, बताओ कालीबंगा? नहीं, कालीबंगा नहीं है। चन्हुदड़ो? चन्हुदड़ो भी नहीं है। लोथल? लोथल भी नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन-सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो विद्यार्थियों जो कि सिंध के लरकाना प्रांत, जिसे वर्तमान में अब साहिवाल हो गया है, पहले लरकाना प्रांत था, अब हो गया है साहिवाल। तो सिंध पाकिस्तान में जो शाहीवाल प्रांत है, उसके अंदर ये स्थित है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है? और यहाँ से उत्खनन किया गया तो बहुत सी चीज़ें मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और स्नानागार, ये इस सभ्यता स्थल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। महास्नानागार, बहुत बड़ा सारा बाथटब मिला है, जिसे सिंधुवासी धार्मिक रूप से जब कोई धार्मिक उत्सव होता था, तो यहाँ पर सामूहिक रूप से एक साथ में नहाया करते थे, ठीक है? तो सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों हम प्रश्न एक मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, ये नहीं कि प्रश्न के साथ में मैं आपको ऑप्शन बताऊँ और बस अपना काम यहीं खत्म हो गया, नहीं। प्रश्न के साथ में मैं जो है आपके सामने थोड़ी-सी व्याख्या भी कर रहा हूँ। तो व्याख्या के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा टॉपिक भी जो है वो क्लियर होता रहे, ठीक है? देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है सिंधुवासियों की लिपि किस प्रकार की थी? जो सिंधुवासी लोग थे, उनकी लिपि कौन-सी थी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिपि कहते किसे हैं? किसे कहते हैं लिपि? लिपि का तात्पर्य होता है लिखने का ढंग। यानी हम जब लिखते हैं किसी भी भाषा के शब्दों को, अक्षरों को लिखते हैं तो उसके लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की लिपि कौन-सी है? हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, ठीक है? बाईं तरफ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और राइट यानी कि दाईं तरफ चलते हैं, फिर वापस आगे आते हैं बाईं तरफ और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर दाईं पे जाके खत्म होते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी जो है लिपि है देवनागरी। तो सिंधुवासी जो थे, वो किस प्रकार लिखा करते थे, उनकी लिपि कौन-सी थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है दाएँ से बायाँ, बाएँ से दाएँ, बुस्ट्रोफेदन और ऊपर से नीचे। तो बताओ ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सही ऑप्शन क्या होगा? बुस्ट्रोफेदन, बिल्कुल सही। बुस्ट्रोफेदन विद्यार्थियों की लिपि थी और इस लिपि के बारे में मैंने बताया था आपको कि सिंधुवासियों की ये ऐसी लिपि है जिसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। इसके कई नाम बताए थे मैंने आपको, गोमूत्री लिपि और सर्पिलाकार लिपि भी इसको कहते हैं और भाव चित्रात्मक लिपि भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधुवासियों के जो अक्षर मिले हैं विद्यार्थियों, सिंधु भाषा मिली है, उस सिंधु भाषा के अंदर जो अक्षर हैं वो इस तरह से बने हुए मिले हैं, इस तरह से। तो अब बताओ ये क्या है? ये कोई वर्णमाला के अक्षर जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, ये तो हमें चित्र जैसे लग रहे हैं। इसीलिए इस लिपि को चित्राक्षरी लिपि भी कहा जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना गया है कि
सिंधुवासी इस लिपि के प्रयोग से अपने भावों को प्रदर्शित करते थे, दूसरों को बताते थे कि भाव और विचार क्या है। जैसे वर्तमान में आप स्माइली भेजते हो मोबाइल में, भेजते हो ना किसी को, आप खुश हो तो आप जो है इस तरह से खुशनुमा चेहरे का स्माइली भेज देते हो, दुखी हो तो फिर आप कैसा भेजते हो? जब आप दुखी होते हो तो आप इस तरह का स्माइली भेजते हो ना? तो ये क्या है? ये आपके भाव हैं चेहरे के, जो आप चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसा माना गया विद्वानों के द्वारा कि जो सिंधुवासियों की लिपि है, वो लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लिपि है, ये साँप के समान दिखती है, दाईं तरफ से शुरू होती है और फिर बाईं तरफ जाती है, फिर दाईं तरफ आती है, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, इस तरह से चलती है। इसीलिए इस लिपि को क्या कहा गया है? सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया है। साथ में इसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। गोमूत्री लिपि इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जब गाय जब चलती है और पीछे जब वो टॉयलेट करती है, मूत्र टॉयलेट, तो टॉयलेट करती है तो टॉयलेट के निशान कुछ इस तरह से बनते हैं, तो इसीलिए इस लिपि को गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। तो सिंधुवासियों की लिपि किस प्रकार की है? पुष्ट्रोफेदन प्रकार की है। चलो, 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न की ओर और इस मॉडल पेपर का तीसरा प्रश्न है हमारा। देखिए, निम्न में से किस नदी का संबंध सिंधु सभ्यता से है? कौन-सी नदी है जिसका संबंध सिंधु सभ्यता से माना गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। कौन-सी नदी होगी बताओ? गंगा नहीं हो सकती, यमुना भी नहीं हो सकती, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है। तो सही नद कौन-सा होगा? सरस्वती नदी, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आती है और साथ ही सिंधु नदी जहाँ से निकलती थी विद्यार्थियों, सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और साथ ही उसी स्थान में यानी सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उसी बहाव क्षेत्र में एक नदी और बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी और उस सरस्वती नदी की एक सहायक नदी थी द्वस्वती नदी। ये 2 नदियाँ बहती थी सरस्वती और द्वस्वती। तो ये कालांतर में जाके क्या होगी? विलुप्त होगी और इसके अवशेष के रूप में जो है घग्गर नदी हम पढ़ते हैं। घग्गर नदी जो कि आपके शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आपके इधर टिब्बी हनुमानगढ़ से होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ये पढ़ा है मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। तो आपको कौन-सी नदी है जो सिंधु सभ्यता से इसका संबंध है? तो वो नदी है सरस्वती नदी और वर्तमान में जो ये नदी है, ये क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि आर्य वैदिक काल के अंदर आर्य जो है, वो सप्तसैंधव प्रदेश के अंदर आके बसे थे। तो सप्तसैंधव प्रदेश का मतलब है कि सिंधु और उसके अलावा 6 नदियाँ, 7 नदियाँ, जिन नदियों के आस-पास आकर के वैदिक सभ्यता के लोग बसे थे। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो 2 नदियाँ इंपोर्टेंट थी, वो कौन-कौन सी? एक तो थी सिंधु नदी और दूसरी कौन-सी थी? सरस्वती नदी। तो राइट ऑप्शन होगा सरस्वती नदी। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है अपना। चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति है, डांस करती हुई महिला की मूर्ति मिली है। इसका संबंध है, इस मूर्ति का संबंध किससे है? देखो, मृण मूर्ति। क्या ये मिट्टी की मूर्ति है? नहीं। क्या ये लोहे की मूर्ति है? नहीं। कोई नहीं। कांस्य मूर्ति। तो बताओ क्या होगा सही ऑप्शन? कांस्य मूर्ति। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है विद्यार्थियों, इस मूर्ति का संबंध कांस्य से है, यानी कांस्य की बनी हुई ये मूर्ति है। इसका तात्पर्य ये है कि सिंधु वासियों को कांसा धातु का भी क्या था? ज्ञान था। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड। डॉकयार्ड किसे कहते हैं? डॉकयार्ड कहते हैं आपके बंदरगाह को। बंदरगाह यानी कि जहाँ जहाज आकर के रुकता है, अपना माल उतारता है, उसमें और माल चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। ठीक है? डॉकयार्ड कहते हैं। तो बंदरगाह आप कह सकते हो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन-सा स्थल है जहाँ पर जो है नाव के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है। ठीक है ना? तो ऐसा स्थल कौन-सा है? कालीबंगा? नहीं है, कालीबंगा ऐसा स्थल नहीं है। सॉरी, कालीबंगा उत्तर नहीं है इसका। हड़प्पा भी नहीं है। मोहनजोदड़ो भी नहीं है। पीछे बच गया आपके लोथल। हाँ विद्यार्थियों, लोथल, गुजरात का लोथल जो है एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ पर एक बड़ा सारा बंदरगाह मिला है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसी आधार पर जो है ऐसा कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा डक यार्ड जो है बंदरगाह, वो कौन कहलाता है? लोथल कहलाता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए कितना अच्छा प्रश्न आ गया है। बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरों का प्रमाण है। बेलनाकार मोहरें, देखिए बेलनाकार मोहरों का प्रमाण, बेलनाकार मोहरें समझ रहे हो आप? बेलन जैसी मोहरें, यानी मोहरें कैसी होगी? इस तरह से बेलन जैसी होगी। बेलन होता है ना ये, इस तरह से, ये ऐसा बेलन होता है। तो ऐसी मोहरें प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है और इन मोहरों के ऊपर विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला है इस तरह से। क्या लिखा हुआ मिला है? सिंधु लिपि लिखी हुई मिली है। तो ऐसी बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली है? आपको ये बताना है। तो ऐसी बेलनाकार मोहरों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से, आमरी से, सनहुदड़ो से? बताओ कहाँ से मिले हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसी बेलनाकार मोहरें हमें मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो कालीबंगा स्थल जो है, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, तो कालीबंगा स्थल जो है वहाँ से बेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही अगर हम विश्व की सभ्यताओं में बात करें विद्यार्थियों, तो आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, जो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ से भी बेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा माना गया है कि कालीबंगा के जो लोग हैं, वो मेसोपोटामिया से भी क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। ठीक है? तो सही ऑप्शन होगा कालीबंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सबसे प्राचीन वेद है, वैदिक काल से प्रश्न आ गया आपके सामने, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताओ? सबसे पहले ऐसा कौन सा वेद है जिसकी सबसे पहले रचना हुई है? हमने वैदिक काल को 2 भागों में बाँटा था। एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो सबसे पहले हुई है। तो सबसे प्राचीन वेद भी हमारा कौन-सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उस उत्तर वैदिक काल के अंदर बाकी के 3 वेदों की रचना हुई है, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद विद्यार्थियों हमारा कौन-सा है? ऋग्वेद है। चलिए, 8वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना का समय माना जाता है। अभी भी बात करी मैंने कि वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कि उसका टाइम पीरियड क्या है? कौन-सा होगा? आपने सोच लिया होगा इनमें से कौन-सा सही है? हाँ, बिल्कुल सही 1500 से 1000। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, वो माना जाता है ऋग्वैदिक काल की रचना का समय। और उसके अलावा उत्तर वैदिक काल की अगर अपन बात करें, तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है विद्यार्थियों, वो है आपके 1000 से 600 ईसा पूर्व है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर प्रश्न आए कि ऋग्वैदिक काल की रचना का समय क्या है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाएगा। और प्रश्न आए कि उत्तर वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड क्या है? तो क्या आएगा सही ऑप्शन? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 20 ही क्वेश्चन करेंगे, साथ में व्याख्या कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। ये तो ऐसा तो मैं चाहूँ तो आपको सीधा भी जो है ऑप्शन टिक करवा के बस करवा सकता हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं है विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ों को समझना होगा, सीखना होगा, ताकि वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है? तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश, ऐसा वंश जिसका विनाश करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी, वो वंश है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? आपको पता होना चाहिए, महापद्म नंद। महापद्म नंद, क्योंकि नाम में ही देखो महा लगा हुआ है, महान व्यक्ति है, तो इसने क्या किया है? नंद वंश की शुरुआत की है, इसलिए संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद। ठीक है विद्यार्थियों? घनानंद की बात करें तो घनानंद जो है वो अंतिम जो है नंद वंश का शासक है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर पराजित कर दिया था, और पराजित करके मगध पर नंद वंश को समाप्त करके और मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है? तो प्रश्न आए कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। जबकि प्रश्न आए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही ऑप्शन क्या होगा? घनानंद होगा। चलो, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? विद्यार्थियों, शिलालेख मैंने आपको बताया था, अशोक के शिलालेख जो कि 8 स्थानों से मिले हैं, और एक शिलालेख पर 14 पंक्तियाँ उल्लेखित है। अशोक के जो शिलालेख हैं, वो भारत में 8 स्थानों, भारत के अलावा पाकिस्तान में मिले हैं। तो 8 स्थानों से हमें शिलालेख मिलते हैं, और इन शिलालेखों पर विद्यार्थियों 14-14 पंक्तियाँ राजाज्ञाएँ अंकित है, राजा की जो आज्ञाएँ हैं वो अंकित की गई है। और इनकी भाषा कौन-सी है? तो देखिए यहाँ पर संस्कृत, पाली, लैटिन व हिब्रू और ग्रीक व अरेमाइक। तो इसमें से सही क्या होगा आपके? सही होगा आपके ग्रीक और अरेमाइक। कौन-सी भाषा है? ग्रीक और अरेमाइक। ग्रीक और अरेमाइक भाषा के अंदर जो है अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं। बहुत से अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर भी हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मी दिया हुआ नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ग्रीक और अरेमाइक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है। राजनीति, राजनीति के प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? देखिए नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ग्रंथ किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? विशाख दत्त है? नहीं, विशाख दत्त नहीं है। विशाख दत्त का तो ग्रंथ जिसका नाम मुद्रा राक्षस है। चंद्रप्रदायी भी नहीं है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। विद्यार्थियों, सुद्रक, सुद्रक का ग्रंथ है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, तो ये भी नहीं है सही। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चाणक्य। चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, जो कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यही है वह चाणक्य, जो कि मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने इन्होंने ही मौर्य काल के ऊपर, मौर्य काल की जो शासन पद्धति है, शासन की विधियाँ हैं, शासन का जो तरीका है, राजा को शासन किस तरह से करना है, उन सब चीज़ों के ऊपर जो ये ग्रंथ लिखा, उसी का नाम है अर्थशास्त्र। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चाणक्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे? विद्यार्थियों, कुषाण कौन थे? कुषाण कौन थे? क्या चीनी राजवंश थे? क्या चीन से आए थे? चीन का कोई राजवंश था कुषाण? नहीं। क्या ये यूनानी शासक थे? यूनान से कोई आए हुए शासक थे, जिसमें सिकंदर है, सेल्यूकस निकेटर है, यूनान से आए हुए थे। तो क्या ये यूनान से आए थे? नहीं। क्या ये भारत के कोई दार्शनिक थे? नहीं, भारत के दार्शनिक नहीं थे, बल्कि ये तो मध्य एशिया से आए हुए एक खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब है कि ऐसी प्रजाति जिसको भोजन ना मिले, और भोजन नहीं मिलने पर वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर के लूट मार करे, और अपनी एक बड़ी सी सेना बना करके और किसी दूसरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे, वहां पर लूट मार करके और खाना खाए, उसको कहते हैं खानाबदोश। तो कुषाण जो थे वो क्या थे? मध्य एशिया से आई हुई एक जाति थी, जो कि खानाबदोश थे। भूखे मर रहे थे वहां पे, तो मरते हुए इधर आ गए अपने भारत के अंदर, और यहाँ आकर के जो है उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है? चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है जो दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित है विद्यार्थियों। देखिए प्रश्न क्या है? चेर चोल पांडे, चेर चोल पांडे राजवंश को सामूहिक रूप से क्या जाना जाता है?
प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि चेर, चोल और पांडे ये जो राजवंश है, एक्चुअल में ये है क्या? कहाँ से संबंध है इनका? क्या ये तीनों बहनें हैं? क्या तीनों बहनों के नाम है चेर, चोल, पांडे? क्या ये तमिल साहित्य है? क्या ये त्रिमूर्ति है? 3 मूर्तियाँ हैं चेर, चोल, पांडे नाम की, या फिर सुमात्रा है? क्या है ये? सुमात्रा भी एक स्थान का नाम है, तो क्या चीज़ है चेर, चोल, पांडे? तो चेर, चोल, पांडे जो है विद्यार्थियों, ये राजवंश जो है, ये तमिल साहित्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दक्षिण भारत के राजवंश हैं ये। चेर है, चोल है, पांडे है, चालुक्य है, हैं? ये सारे हम पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। तो तमिल साहित्य के अंतर्गत जो है ये आते हैं। तमिल यानी कि जो दक्षिण का पार्ट है, भारत के दक्षिण का जो हिस्सा है, उसके अंदर जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, उसे हम तमिल साहित्य कहते हैं। और इसी तमिल साहित्य के अंदर चेर, चोल, पांडे और चालुक्य राजवंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है? चलिए, ये हो गया आपके 13 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो रुद्रदामन के शासन की जानकारी हमें देता है। तो रुद्रदामन एक शासक हुए हैं, तो ऐसा कौन-सा अभिलेख है जो रुद्रदामन के बारे में जानकारी देता है? महाभारत, क्या महाभारत में रुद्रदामन की जानकारी मिलती है? नहीं, महाभारत में तो हमें कौरवों और पांडवों की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का ग्रंथ है, जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। उसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख नहीं, उसके बाद आपका आता है जूनागढ़ अभिलेख। तो विद्यार्थियों, जो जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात से हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें शासक की जानकारी मिलती है, जिसका नाम है रुद्रदामन। ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद करना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऐसे याद करेंगे आप, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। और 15वां प्रश्न है हमारा, आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय शब्द लक्ष्मी का अर्थ है। आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय शब्द लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है भाई? लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? देखो, लक्ष्मी का अर्थ वर्तमान में भी हम लक्ष्मी किसको कहते हैं? नोट को, पैसे को, रुपए को हम लक्ष्मी कहते हैं। तो देखिए, बाजार से संबंध है क्या इसका? नहीं है। कर से संबंध है क्या? टैक्स से? नहीं है। व्यापारिक मार्ग है लक्ष्मी? नहीं है। तो क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी एक संपत्ति है, यानी कि पैसों से इसका जो संबंध है। वर्तमान में भी लक्ष्मी शब्द का मतलब पैसा ही है, और जो प्राचीन भारत है उस समय भी जो है लक्ष्मी का संबंध किससे था? पैसों से था, आर्थिक दृष्टि से था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने मजेदार प्रश्न आ रहे हैं ना? मजा आ रहा है? फुल। चलो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दूसरों तक शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्या लगता है सब्सक्राइब करने में? देखो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, दबा दो इसको, क्लिक कर दो। हाँ ऐसे, शाबाश। बेल आइकन दबा दो। लाइक का बटन आ रहा है इधर लेफ्ट साइड में, उसको क्लिक कर दो। हाँ ऐसे वाला, हाँ ये, शाबाश, अच्छे बच्चे, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गर्ल्स। हाँ देखो 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्यव्रत शब्द का तात्पर्य है। आर्यवर्त, आर्यवर्त यानी कि ऐसा इलाका जहां पर आर्यों ने क्या कर लिया? अपना अधिकार स्थापित कर लिया, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्यवर्त बोलेंगे। तो आर्य जब आकर के भारत के अंदर विद्यार्थियों बसे थे, उसे ही हम क्या कहते हैं? उस पूरे भाग को क्या कहते हैं? आर्यवर्त हम कहते हैं। उसके अलावा आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, यानी कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उस क्षेत्र में आकर के आर्य बस गए थे और वहां पर अपना पड़ाव डाल लिया था और अपना घेरा डाल लिया था। तो उसी इलाके को हम आर्यवर्त बोलते हैं। इसीलिए हमारे भारत का नाम जो है वो आर्यवर्त पड़ा, क्योंकि आर्य जो है वो आकर के और हमारे इस स्थान पर, भारत देश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के बस गए थे, और यहाँ आकर बसकर इन्होंने क्या डाल लिया? अपना घेरा डाल लिया। क्योंकि आर्य और व्रत, देखो विद्यार्थियों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शब्द व्रत, आर्य, आर्य तो है ही, साथ में व्रत दिखाई दे रहा है। व्रत का मतलब होता है घेरा। वर्त शब्द का मतलब क्या होता है? घेरा, यानी कि आर्यों ने यहाँ आकर के और घेरा डाल लिया और इस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं आर्यवर्त। तो आर्यवर्त शब्द का तात्पर्य क्या है? आर्यों का निवास स्थान। ये लो मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? ये तो सबको आता है भाई, बताओ अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा, ये गुफाएं क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर है? नहीं है। कर्नाटक, दक्षिण भारत के अंदर है? नहीं है। महाराष्ट्र में है? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र के अंदर जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं विद्यार्थियों। अजंता की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी जानकारी हमें अजंता की गुफाएं प्रदान करती है। भित्ति चित्र बने हुए हैं दीवारों के ऊपर, गुफाओं के अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, तो अजंता गुफाओं पर बने हुए हैं। और अजंता गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संवत युग भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का मतलब है कि भारत का जो कैलेंडर है वो हम किसे मानेंगे? तो भारतीय जो संवत है, अभी तो वर्तमान में हम जो संवत यूज करते हैं विद्यार्थियों, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो किसके अनुसार है? ये तो अंग्रेजों के अनुसार, ये तो यूनानी पद्धति के अनुसार है। लेकिन हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसकी शुरुआत बताओ किससे होती है? कौन से संवत से होती है? विक्रमी संवत से होती है विद्यार्थियों। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत किससे होती है? विक्रमी संवत से होती है। राजा विक्रमादित्य ने इसे प्रारंभ किया था, इसीलिए इसे विक्रमी संवत नाम दे दिया गया। चलो आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न देखो, गणित में शून्य की अवधारणा देने का श्रेय किसे जाता है? शून्य की अवधारणा, जीरो, जीरो किसने दिया था? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो भारत ने दिया है भाई जीरो। जीरो की अवधारणा किसने दी है? शून्य की अवधारणा। किसी भी संख्या के पीछे शून्य लगाने से वो कितनी बढ़ जाती है, उसमें कितना इजाफा हो जाता है, गणित के मान, उसका मान बढ़ जाता है। तो शून्य किसने दिया है? हमारे भारत ने दिया है, और हमारे भारत के जो है विद्वान है, उनका नाम है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने ही जो है शून्य की अवधारणा दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों। मौर्य शासक अशोक
जो है किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। अशोक ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए थे और उन युद्धों में खूब सारी मार-काट की थी, लेकिन अंतिम उसका एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर अशोक ने जो है युद्ध करने के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उसका मन जो है वो पिघल गया था। अशोक खुद युद्ध स्थल पे गया था और वहाँ जाकर के उसने भीषण मार-काट और लहू को देखा और उस लहू को देख कर के उसका हृदय पिघल गया और उसने प्रतिज्ञा की कि अब जो है मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस युद्ध क्षेत्र से वो निकल गया और कहते हैं कि उसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है? तो बताओ कौन-सा युद्ध है वो? वो युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। कलिंग का युद्ध है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, वो कलिंग के युद्ध से संबंधित है और जिसके अंदर अशोक ने जो है बुद्ध धम्म और संघ की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है? और साथ ही अशोक ने जो है ऐसा कहा है कि अब युद्ध घोष के स्थान पे मैं क्या करूँगा, भेरी घोष युद्ध घोष के स्थान पे धम्म घोष की उसने जो है बात कही है कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं धम्म यानी कि धर्म की तरफ ध्यान दूँगा। और कहते हैं कि इसके बाद अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया, धर्म की तरफ, प्रजा की तरफ और उसका जो मतलब कह सकते हैं कि प्रजा का रखवाला बन गया एक तरह से। बहुत सारी उसने सराएँ बनवाई, बहुत सारे वृक्ष लगवाए, सड़कें बनवाई, बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रजा के लिए काम करने उसने शुरू कर दिए। तो अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हो गया? कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है विद्यार्थियों? तो ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लो खत्म, इतने ही थे। ठीक है? क्लास अच्छी लगी है तो दूसरों को शेयर कर देना, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।